ये क्या मम्मी, आपने फिर वही घिसी पिटी तुरई की सब्जी बना दी। मुझे नहीं खानी ये मरीजों वाली सब्जी। तानी चिढ़ते हुए माँ से बोली, बेटा तुम लोग पिछले 2 दिनों से फास्ट फूड खा रहे हो और लगभग हर वीकेंड पर तुम्हारे लिए बर्गर या पिज्ज़ा बनता है या बाहर से ऑर्डर होता है। और बाहर का पैकिंग फूड जैसे चिप्स कुरकुरे का तो कोई हिसाब नहीं होता। इसीलिए कहीं तुम मरीज ना बन जाओ, यही सोचकर बनाई है ये मरीजों वाली पौष्टिक सब्जी। पर पता नहीं खाने से पहले ही क्यों नाक भौं सिकोड़ते हो तुम लोग। काव्या खाना परोसते हुए बोली, तुम लोग से क्या मतलब है तुम्हारा। काव्या के पति समीर ने काव्या को टोका। अरे तो आप कौन से कम हो, बस आप अपने मन की मुझे बोल नहीं पा रहे हो, वरना शक्ल तो आपकी भी बिगड़ी हुई है। सब्जी को देखकर काव्या व्यंग्यात्मक लहजे में बोली, वैसे बात तो तेरी माँ सही कह रही है। समीर पास बैठी तानी की कानों में फुसफुसाया। तानी और समीर दोनों हंसने लगे। हाँ हाँ कर लो दोनों बाप बेटी मेरे मजाक, अब तबीयत खराब हो जाएगी ना ये जंक फूड खाकर, फिर आना मेरे पास, फिर बताऊंगी। काव्या बोले जा रही थी। अरे माँ आप तो नाराज हो गई। खा तो रही हूँ ना, अब आपकी पसंदीदा तुरई। बेटा तुम सबकी सेहत की जिम्मेदारी मेरी है, यदि तुम्हें कुछ हुआ तो फिर मुझे ही सुनने मिलेगा। तेरी दादी माँ से। आजकल की बहुओं के पास ना के बराबर काम है, फिर भी बच्चों का ध्यान नहीं रख सकती। और हमें देखो कितना काम हुआ करता था, फिर भी 4-4 बच्चे पाल लिए। मजाल है आज तक कुछ हुआ हो। हाँ आए दिन इनको बाहर का खिलाओगी तो बीमार तो पड़ेंगे ही ना। समीर ने अपनी माँ का नाम सुन काव्या को घूरा, फिर बोला, अब मेरी माँ को बीच में कहाँ से ले आई। माफ़ करो जी, गलती हो गई। आपकी माँ को नहीं लाई, मेरी सासू माँ को लाई। और हंसने लगी। देखो तानी बेटा, कल को तुम बाहर पढ़ने जाओगी, हॉस्टल में रहोगी तो पता नहीं वहाँ कैसा खाना मिले, कभी सब्जी अच्छी हो तो कभी नहीं हो। और वैसे भी हमें हर तरह के खाने की आदत होनी चाहिए, और कभी सब्जी ना मिले तो दही या अचार या नमकीन से भी खाना पड़ सकता है, तो कभी घर के बाहर इन डिब्बा बंद खाने के आइटम से पेट भरना पड़ सकता है। इसीलिए मैं थोड़ा बहुत ये बाहर का बना या जंक फूड खाने की इजाज़त दे देती हूँ, पर हर चीज़ लिमिट में रहकर खाना ज़रूरी है, चाहे वो घर का खाना हो या बाहर का। अति हर चीज़ की बुरी होती है। क्योंकि तानी का बस ये लास्ट ईयर था उसके मम्मी पापा के पास, इसके बाद उसे बाहर ही पढ़ने जाना था। उसको दिल्ली के अच्छे कॉलेज में दाखिला जो मिल गया था ग्रेजुएशन करने के लिए, और वो दिन भी आ ही गया जब तानी को हॉस्टल के लिए निकलना था। तानी बहुत खुश थी कि बाहर जाएगी तो तरह तरह का खाना खाने मिलेगा, क्योंकि बाहर के खाने की बहुत शौकीन थी वो, और मम्मी के डर से उसे सब लिमिट में ही मिलता था। पर काव्या दुखी थी क्योंकि वो जानती थी तानी सेहत से ज़्यादा स्वाद को महत्व देती है, तो कहीं वो अपना ध्यान रख पाए या नहीं। पर समीर का कहना था, बच्चे अपने आप समझदार हो जाएंगे जब उनके सामने विषम परिस्थिति आएगी। पर माँ का दिल तो आखिर माँ का ही दिल होता है। इसीलिए जाने से पहले उसने तानी को भर के लड्डू, मठरी, ड्राई फ्रूट्स रख दिए कि खाना स्वादिष्ट नहीं बना तो वो भूख ही ना रह जाए और कमज़ोर ना हो जाए। तानी को मन मारकर वो सब भी ले जाना पड़ा। शुरू में तो तानी को हॉस्टल बहुत रास आया, क्योंकि हॉस्टल में वहाँ रोज़ छोले, राजमा, आलू, पनीर जैसी सब्जियाँ ही बनती हैं, जो उसे बचपन से ही बहुत पसंद थी। और फिर अब तो उसे रोकने टोकने वाला भी कोई नहीं था, तो जब चाहे तब बाहर जाकर बर्गर, बड़ा पाव, नूडल्स जो मन किया खा लेती। पर यह ज़्यादा दिन नहीं चल पाया, क्योंकि ये सब स्वाद के खाने चक्कर में वो ज़्यादा खा लेती और फिर उसे गैस या पेट दर्द होने लगता, और फिर ये सब चीज़ें पचाने में भी भारी रहती थी, तो पूरा दिन वो बेचैन रहती। इसका असर उसकी पढ़ाई पर भी पड़ने लगा।
ये सब वो घर पर भी खाती थी, पर माँ उसके खाने का ध्यान रखती, इसीलिए हरी सब्जियाँ फल भी साथ में देती थी और स्वाद के चक्कर में उसकी सेहत से समझौता कभी नहीं करती, चाहे इसके लिए उसको तानी से कुछ भी सुनना पड़े या उसके गुस्से को सहना पड़े। माँ तो माँ ही होती है ना आखिर। अब उसको माँ की रह रहकर याद आती और माँ के हाथ से बने खाने की भी, पर उसके घर पर कुछ नहीं बताया, बस हॉस्टल के डॉक्टर के हिसाब से दवाइयाँ लेती रहती। लेकिन काव्या जब भी उससे बात करती, उसकी आवाज़ से काव्या को कुछ शक सा होता था कि उसकी तबीयत ठीक है या नहीं, पर तानी हर बार कुछ ना कुछ बहाना मारकर काव्या को कुछ नहीं बताती। जब कुछ दिनों बाद काव्या को उसकी हालत के बारे में पता चला तो काव्या और समीर उसे कुछ दिनों के लिए घर ले आए। तानी को डर था काव्या उससे नाराज़ होगी, पर माँ आखिर कब तक नाराज़ रह सकती है। गुस्सा जरूर आया तानी पर, लेकिन जब तानी ने अपनी गलती मान कर गलती नहीं दोहराने का वादा किया तो काव्या ने अपनी बच्ची को गले से लगा लिया। तानी बोली, माँ आज आपके हाथ का खाना बना कोई भी देसी खाना बनाओ ना, मुझे बहुत मन है खाने का। जैसे ही तानी बोली, समीर और काव्या एक दूसरे को देखने लगे और साथ में बोले, सूरज आज पश्चिम से कैसे निकला? जो विदेशी खाने की शौकीन थी वो आज देसी खाना कैसे मांग रही है? हाँ माँ, ये बर्गर पिज्ज़ा फास्ट फूड से सब मन भर गया है मेरा। अब आपसे दूर थी तब आपकी कीमत समझ आई मुझे कि आप कितना ध्यान रखती थी मेरा। मैं सिर्फ स्वाद देखती थी और आप स्वाद के साथ सेहत भी। हाँ बेटा, मुझे पता है ये स्वाद हम पर कई बार भारी पड़ जाता है और इसकी कीमत हमें अपने स्वास्थ्य को दांव पर लगाकर देनी पड़ती है। तुम्हें पता है मेरी बुआ के बेटे भी खाने के बहुत शौकीन थे और नियम से वो कचौरी रोज़ खाते थे, वो भी सुबह सुबह ही। उनको टोकने वाला कोई नहीं था क्योंकि वो घर के बड़े बेटे थे और जिद्दी भी। और ऐसे ही उन्हें एक दिन पेट दर्द हुआ और कई बीमारियां एक साथ निकल आईं, जिनमें से एक ब्लड पीलिया भी था जो इन्फेक्शन से हुआ था और ज़्यादा मिर्च मसाले और जंक फूड के कारण बहुत बढ़ गया था। उनका काफ़ी उपचार कराया पर वो ठीक नहीं हो पाए और 24 साल की उम्र में ही हम सबको छोड़कर चले गए। कहते कहते आंखें भर आईं काव्या की। तब से ही मुझे डर सा लगता है कि कहीं कोई अपना फिर लापरवाही के चलते अपनी जान से हाथ ना धो बैठे। पर काव्या, ये जरूरी नहीं कि खाने पीने से ही पीलिया हुआ हो, समीर ने कहा। शायद, पर मुझे लगता है कि वो अपने खान पान पर ध्यान देते तो शायद स्थितियां इतनी गंभीर नहीं होती और उनको बचाया जा सकता था, क्योंकि पीलिया में मिर्च मसाले और जंक फूड जहर का काम करता है। चलो छोड़ो, अब हमारी बेटी इतने दिनों बाद आई है, कुछ तो अच्छा बनाओ। समीर तानी के सर पर हाथ फेरते हुए बोला। हाँ काव्या, आज दाल बाटी चूरमा और लहसुन की चटनी बनाओ। अब वो तो नुकसान नहीं करेगा ना? तानी ने हंसते हुए पूछा। हाँ नहीं करेगा, तुम्हें तो बल्कि ज़रूरत है घी खाने की, इतनी कमज़ोर जो हो गई हो। पर हाँ, पापा को शायद नुकसान कर जाए क्योंकि इनको आज गैस है और भूख कम ही है, इसीलिए आज ये दलिया खाने वाले थे। किसने कहा मैं कभी भूख के लिए खाता हूँ? कब हूँ? मैं तो सिर्फ मन भरने के लिए खाता हूँ और स्वाद के लिए। समीर ने जैसे ही बोला, काव्या उसको घूरने लगी और कुछ बोलती उससे पहले ही समीर और तानी एक साथ बोल पड़े। पर स्वाद के चक्कर में सेहत से समझौता कभी नहीं करेंगे, इसीलिए चाहे कम ही खाएं पर खाएंगे ज़रूर। अब काव्या के पास बोलने के लिए कुछ नहीं बचा, क्योंकि उसको जो बोलना था वो बाप बेटी बोल चुके थे
और शायद समझ भी चुके थे। दोस्तों, कहीं ना कहीं हमारी जीवन शैली ऐसी बन चुकी है कि हम बाहर के डिब्बा बंद खाने या जंक फूड से हमेशा के लिए परहेज नहीं कर सकते, पर हाँ, अपनी दिनचर्या नियमित बनाकर उसमें थोड़ी दूरी जरूर बना सकते हैं। थोड़ा संयम रखकर स्वाद के खातिर सेहत से समझौता नहीं करें तो खुद को हमेशा ऊर्जावान और सक्रिय बना सकते हैं, जिससे ढलती उम्र का असर भी अपना प्रभाव हम पर ना डाल पाएगा। यकीन मानिए, और यह सच है कि छोटी उम्र में बच्चों को बीमारी लगना इसी जंक फूड की देन है। मोटापा, आलस, उम्र से बड़े लगना, सिरदर्द की समस्या, चिड़चिड़ापन आजकल आम बात हो गई है और इसके लिए हमारे जीने का तरीका और खान पान काफ़ी हद तक जिम्मेदार है। इसीलिए मुझे लगता है कि हम स्वाद के खातिर अपनी सेहत से समझौता नहीं करके सेहत के खातिर स्वाद से समझौता जरूर कर लें तो कोई बुराई नहीं है और परिणाम भी अवश्य ही हमारे हित में होंगे। दोस्तों, आप लोगों को यह कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हेलो, नंदिनी जी बोल रही हैं? जी हाँ, मैं नंदिनी बोल रही हूँ। कल आप ठीक 9 बजे आ जाइएगा और ब्रांच मैनेजर मिस्टर मनोज शर्मा जी को रिपोर्ट कीजिएगा। जी मैं पहुँच जाऊँगी। नंदिनी को नौकरी करते आज पूरे 2 साल हो गए, पर आज भी ये वाक्य उसे वही खुशी देता है जो पहली बार सुनकर हुई थी। नंदिनी की शादी अच्छे घर में हुई थी और उसके पति भी अच्छी नौकरी करते थे, पर नंदिनी की कोई इज्जत नहीं थी। उसके पति जब जी में आता डांट देते और जब जी चाहता प्यार करते। नंदिनी की सास भी हमेशा उसे परखती रहती, उसकी परीक्षाएं कभी खत्म ही नहीं होती। जब घर वाले नंदिनी से नाराज़ होते तब उसे खाने को भी नहीं मिलता और नंदिनी जब तक माफ़ी नहीं मांगती उसे खाने को नहीं दिया जाता। नंदिनी हमेशा डरी रहती कहीं उससे कोई गलती ना हो जाए। वह इस नारकीय जीवन से परेशान हो चुकी थी, पर करती भी क्या? माँ का वही पुराना रोना, ब्याही बेटी और पोई रोटी घर में ही टिकती है। बेटा जैसे भी हो निभा ले, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। लेकिन धीरे धीरे नंदिनी को पता चला कि उसके पति का एक नहीं कई औरतों से संबंध है। नंदिनी तो केवल माँ को खुश करने का खिलौना है। माँ को खुश करने के लिए ही वो उसके साथ बुरा व्यवहार करते हैं। ये सब जब नंदिनी को पता चला तब उसे तो यही लगा कि उसकी दुनिया ही उजड़ गई। उसे अब तो जीने की कोई वजह नहीं नज़र आ रही थी। पहले तो उसने सोचा ये सब माँ पापा को बताए, पर पापा हार्ट के पेशेंट हैं और उसका भाई राहुल वो भी तो अभी छोटा है। ये सब सुनकर पापा तो नहीं वो अपने दिल को हल्का करने के लिए माँ को सदमा नहीं दे सकती। अतः नंदिनी ने फैसला किया कि अब वो उसी घर में रहते हुए भी अपनी खुशियाँ तलाश करेगी। अब वह नौकरी की तलाश करने लगी और सब्जी लेने के बहाने घर से निकलती, लेकिन उसने सास ससुर देवर को उसका बाहर जाना अच्छा नहीं लगता और सास कहती कि क्या ज़रूरत है तुम्हें बाहर जाने की, जो चाहिए बता दो, तुम्हारे ससुर जी ला देंगे। उसका जी तो चाहता खूब खरी खोटी सुनाई, पर क्या करे, वह रोज़ पूरे ध्यान से पेपर पढ़ती कि शायद कहीं उसे कोई नौकरी दिख जाए। उसने बड़ी बड़ी डिग्रियां हासिल कर रखी थीं और वह अपनी योग्यता के अनुसार नौकरी देखती रहती। तभी उसकी नज़र बैंक की एक ऐड पर पड़ी जिसमें उसकी योग्यता के अनुसार वैकेंसी निकली थी। उसने तुरंत ही उस जॉब में अप्लाई करने का मन बना लिया, लेकिन उसके लिए उसे घर से बाहर जाना पड़ेगा। घर से निकलना तो लगभग नामुमकिन था और जॉब के लिए तो बिल्कुल ही नामुमकिन। वो लोग जॉब करने की आज्ञा कभी नहीं देने वाले थे और अगर उन्हें उसकी भनक भी लगी तो पूरी तरह से उसे घर में कैद कर लिया जाएगा। आखिर कहाँ मिलेगी गूंगी नौकरानी, वो भी मुफ्त। अब नंदिनी को आवेदन करने के लिए बाहर जाना ही था।
वह दिन रात बाहर जाने का उपाय ढूंढती रहती। एक दिन घर के सारे लोग एक शादी में गए थे। नंदनी ने तबीयत ठीक न होने का बहाना बनाकर घर में ही रुक गई और अपने सारे सर्टिफिकेट लेकर आवेदन की जगह पहुंची और आवेदन कर दिया। साक्षात्कार के लिए 1 हफ्ते बाद बुलाया गया था। जल्दी जल्दी सारा काम खत्म करके वह घर लौट पहुंची। शुक्र था कि कोई अभी तक वापस नहीं आया था और नंदनी वापस अपने कमरे में लेट गई। अब नंदनी को 1 हफ्ते बाद साक्षात्कार की चिंता हो रही थी। नंदनी छुप छुप कर पढ़ाई भी करती रहती, पर उसे उम्मीद नहीं थी कि वह इंटरव्यू देने जा भी पाएगी। पर तभी देवर जी के लिए एक रिश्ता आ गया और बात लगभग तय हो गई। बस लड़की को देखना था और देखकर बात पक्की करनी थी। लेकिन लड़की वाले दूसरे शहर के थे, तो लड़की देखने उनके शहर में जाना था। दिन निश्चित हो गया और कौन कौन जाएगा ये भी निश्चित हो गया। सास ससुर देवर का जाना निश्चित हुआ। नंदनी के पति को छुट्टी न मिलने की वजह से नंदनी और उसके पति नहीं जा सके। अब घर में नंदनी ही अकेली थी, तो उसने पति भी ने सुबह 7 बजे ऑफिस के लिए निकल जाते हैं और रात के 9 या 10 बजे तक वापस आते। वो तो वापस आना भी नहीं चाहते, बस पापा के डर की वजह से रात में आ जाते हैं। खैर जो भी हो, अब तो नंदनी बहुत खुश है कि वह इंटरव्यू देने जा पाएगी। वह पति के ऑफिस जाने के बाद इंटरव्यू देने पहुंच जाती है। उसका इंटरव्यू अच्छा जाता है और उसे बताया जाता है कि यदि वह सिलेक्ट होगी तब उसके फ़ोन पर कॉल आएगी। इंटरव्यू के बाद नंदनी घर आ गई। घर में तो कोई है ही नहीं, तो किसी को कुछ मालूम चलने का सवाल ही नहीं था। नंदनी खाना खाकर सो गई। शाम को नंदनी के पति का फ़ोन बजा। फ़ोन की घंटी से नंदनी की नींद खुली। नंदनी ने फ़ोन उठाया तो पति देव की झल्लाते हुए उधर से आवाज़ आई। क्या कर रही थी? इतनी देर से फ़ोन कर रहा हूँ, नंदनी ने घबराते हुए कहा। जी वो मैं सो गई थी। ठीक है, आज मेरी मीटिंग है, मैं आज घर देर से आऊँगा और खाना भी बाहर ही खाऊँगा, मेरा खाना मत बनाना, नंदनी ने कहा। जी ठीक है, और फ़ोन कट गया। नंदनी नहीं जताना चाहती थी कि उसे सब पता है, क्योंकि कुछ बातों पर पर्दा पड़ा रहे वही अच्छा है। दूसरे दिन शाम को सास लोग भी आ गईं। लड़की अच्छी है और शादी पक्की करके आए हैं। अनौपचारिक रूप से रोका भी कर दिया है। अब शादी के समय जब सारे रिश्तेदार इकट्ठे होंगे तभी औपचारिक गोद भराई भी कर दी जाएगी। अगले ही महीने शादी की तारीख रखी गई है। सब कुछ बहुत जल्दी जल्दी हो रहा है। क्या करे, डर भी तो है कि कहीं अगर किसी रिश्तेदार ने बड़े भाई की करतूत का खुलासा कर दिया तो अच्छा खासा रिश्ता हाथ से निकल जाएगा। इसीलिए गोद भराई भी अब पहले से नहीं कर रहे। इंटरव्यू हुए काफ़ी समय हो गया था, पर अभी तक कोई सूचना नहीं आई। हाँ, वो लोग कह भी रहे थे जो सेलेक्ट होंगे केवल उन्हीं को फ़ोन किया जाएगा। यही सब सोचते हुए नंदनी खाना बना रही थी। तभी सासू माँ ने आकर कहा, बहू कल हम लोग शादी की शॉपिंग के लिए दिल्ली जाएंगे। तुम तो जानती हो यहाँ कुछ खास मिलता, और फिर जब हमारा शहर दिल्ली के इतने पास है तो ख़रीदारी दिल्ली से ही कर लेते हैं। नंदनी ने जी माँ जी कह दिया। तुम्हें भी ले चलते, लेकिन फिर रोहन तुम्हारा पति भी तो अकेला हो जाएगा। जी माँ जी, मुझे वैसे भी शॉपिंग जाना पसंद नहीं है। नंदनी के मन में तो अलग ही खिचड़ी पक रही थी। जब वो खिचड़ी नंदनी ससुराल वालों को परोसेगी तब क्या होगा, ये भी एक बड़ा प्रश्न था। तभी नंदनी के फ़ोन की घंटी बजी। नंदनी ने फ़ोन उठाया। तभी उधर से आवाज़ आई, हेलो मैम, आप नंदनी गुप्ता बोल रही हैं? नंदनी ने कहा, जी मैम। आपको बताते हुए
खुशी हो रही है। आपने जो बैंक में इंटरव्यू दिया था उसमें आप सेलेक्ट हो गई हैं। आप कल ठीक 9 बजे आकर हमारे ब्रांच मैनेजर मिस्टर मनोज शर्मा को रिपोर्ट करिएगा। नंदनी की खुशी का ठिकाना नहीं था। रिसीवर पकड़े पकड़े ही उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। नंदनी ने खुद को संभालते हुए कहा, जी मैं पहुंच जाऊंगी। नंदनी मन ही मन प्लान बनाने लगी, क्या पहनेगी, कैसे जाएगी आदि। नंदनी खुश बहुत थी पर किसी को दिखाना नहीं चाहती थी। अगर उन लोगों को शक हो जाता तो शॉपिंग का प्लान कैंसिल कर देते और पूरे दिन उसकी निगरानी होती। इसीलिए उसने अपनी खुशी को मन में दबाकर ही रखा। दूसरे दिन सुबह 7 बजे ही सब साथ निकल गए। रोहन तो अपने कार से ऑफिस जाते ही इसी टाइम पर थे और बाकी लोग दूसरे कार से। सबके जाते ही अब नंदनी जल्दी से तैयार होने लगी और फटाफट 8:30 बजे घर से निकल गई, क्योंकि वह कोई गलती नहीं करना चाहती थी। नंदनी ने बैंक पहुंचकर सारी औपचारिकताएं पूरी की। फिर उसे उसके टेबल पर बिठाया गया जहां पर उसका नाम लिखा था। नंदनी को यहां पर बैंक क्लर्क की जॉब मिली। यहाँ उसे 9 से 4 बजे तक ड्यूटी करनी थी। वह घबराई घबराई ड्यूटी के बाद घर पहुंची, पर शुक्र था कोई नहीं घर पहुंचा था। जल्दी से नंदनी ने कपड़े बदले और सब कुछ सामान्य किया। नंदनी खुश तो बहुत थी पर कोई था नहीं जिससे वह अपनी खुशी बता सके। अगर मायके फ़ोन करती तब तो माँ पापा उसे हर तरह नौकरी छोड़ने को ही कहते और छुड़वाकर ही मानते। नंदनी के सामने अब सबसे बड़ी समस्या ससुराल वालों को अपनी नौकरी के बारे में बताना था। शाम करीब 8 बजे सासू माँ और जब आ गए सब बहुत खुश थे। खूब सारी शॉपिंग हुई थी। नंदिनी ने सबको चाय पानी कराया, तभी रोहन भी आ गए। फिर सबने साथ में खाना खाया। नंदिनी ने अच्छा मौका देखकर अपनी नौकरी की बात सबको बता दी। अब तो पूरे घर में मानो भूकंप आ गया हो। सबने खूब डांट लगाई। रोहन तो मारने के लिए भी दौड़ा, पर पापा जी ने मना किया। सबके लिए ये बहुत बड़ा हादसा था, पर क्या कर सकते थे। सिर पर देवर की शादी भी थी। सब लोगों को पापा जी ने शांत करने को कहा, क्योंकि शादी के पहले घर का वातावरण खराब नहीं होना देना चाहते थे। अतः नंदिनी को नौकरी पर जाने की अनुमति मिल गई। अगले दिन रोहन का मूड बहुत खराब था, जिससे वो ऑफिस नहीं गए। अभी सब डाइनिंग टेबल पर नाश्ता ही कर रहे थे। नंदिनी तैयार होकर ऑफिस के लिए निकली। आज नंदिनी बहुत खूबसूरत लग रही थी। आज कितने दिनों, क्या महीने बाद तैयार हुई थी। रोहन की तो आंखें ही नहीं झपक रही थी। सब उसे देखते ही रह गए। देवर ने कहा, वाह भाभी, फेबुलस, चलिए मैं आपको कार से छोड़ देता हूँ। नंदिनी कार में बैठकर यही सोच रही है। घर में कभी उससे कोई बात ही नहीं करता था। उसकी स्थिति एक नौकरानी जितनी ही थी, पर आज इतनी इज्जत मिल रही है। और नंदिनी देवर के साथ कार से ऑफिस पहुंची। नंदिनी ने देवर को धन्यवाद दिया और अंदर चली गई। नंदिनी घर का ज़्यादा से ज़्यादा काम करके ऑफिस चली जाती और वापस आकर भी सारा काम करती। नंदिनी को ससुराल वाले ज़्यादा कुछ कह भी नहीं सकते, क्योंकि सारी गलती उनके अपने बेटे की है, जिस वजह से नंदिनी को नौकरी की तलाश करनी पड़ी। सच में ये नौकरी की तलाश नहीं थी, उसकी खुशियों की तलाश थी। आज इतने दिनों बाद भी उसे ये सब बातें अंदर तक सिरहन पैदा कर देती हैं, लेकिन उसने हार नहीं मानी और मजबूती से खड़ी रही। दोस्तों, आप लोगों को यह कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।